Hello everyone, I am Manish Anand and welcome back to my YouTube channel। बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर और देखते हैं कि इसके बारे इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और इस चैप्टर के नाम पर पहुंचने से पहले हम लोग कुछ टर्म को डिफ़ाइन करते हैं ताकि ये बात हम लोगों को समझ में आ सके कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिरकार है क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अगर सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो कहते हैं कि द theoretical and experimental studies of preparation, properties, application and nature of bonds of the coordination compound is called coordination chemistry। जैसा कि हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है कि यह थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यानी कि गुण, एप्लीकेशन यानी कि उसका उपयोग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी हमारे एटम्स, मेटल या नॉन मेटल जो भी होते हैं उनके बीच बॉन्ड का नेचर क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि प्रिपरेशन का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रॉपर्टी, उसका एप्लीकेशन और जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी, तो उनके बीच का बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद एक नया टर्म हम लोग और डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशनल कंपाउंड। तो बच्चों एडिशनल कंपाउंड जो है हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक मोलिकुलर कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसा कि मैंने डिफाइन कर रखा है इसको, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोलिकुलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एडिशनल कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक जो भी हमारे मोलिकुलर कंपाउंड्स हैं उन सारे को आप कंबाइन कर दीजिए एक साथ तो हमारा एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है KCl, MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो एक KCl हमारा मोलिकुलर कंपाउंड है, एक MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो है हमारा क्या है, मोलिकुलर कंपाउंड है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है क्या है, हमारा मोलिकुलर कंपाउंड है। जब हम लोगों ने इसको हीट किया इन सारे कंपाउंड को एक साथ तो हमारा एक एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग क्या करें, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको जो कि हमारा फेरस सल्फेट है, फिर अमोनियम सल्फेट और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को जब एक साथ क्या किया है, हीट किया है, तो हमारे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशनल कंपाउंड। और वह कंपाउंड हमारा क्या होगा, FeSO4 NH4 का होल 2 इंटू 6H2O। सॉरी, यहाँ पे SO4 का होल 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ एक SO4 इस पोजीशन पे है और एक SO4 इस पोजीशन पे है, तो दोनों मिलाकर जब ये सारे एक साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर SO4 की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं क्या कि एडिशनल कंपाउंड जो है वो क्या है, 2 और मोर मोलिकुलर कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इन दो या दो से अधिक मोलिकुलर कंपाउंड्स को जब हम लोग हीट करते हैं या आपस में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं एडिशनल कंपाउंड के टाइप्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है कि एडिशनल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है, एडिशनल कंपाउंड जो होगा बच्चों हमारा वो दो टाइप का होगा, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम लोग इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन साल्ट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि हमारा सबसे पहला जो हमारा डबल साल्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं कि ये डबल साल्ट हमारा होता क्या है। तो आप ध्यान से डेफिनेशन को देखिए, ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है हमारा ये। हाँ, और ये जो है बोर्ड के व्यूज़ से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इस बोर्ड क्या नीट हो,
आप नीट की तैयारी कर रहे हो या IIT JEE मेंस या आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन हर हाल में रहता ही है। तो ये बोर्ड के व्यूज़ से या कंपटीशन के व्यूज़ से ये जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे एकदम स्ट्रेट पूछे जाते हैं, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डबल सॉल्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो डबल सॉल्ट का डिफिनेशन है बच्चों, द एडिशनल कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट्स इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन इन देयर सॉल्यूशन आर नोन एज डबल सॉल्ट। कहने का मतलब है कि डबल सॉल्ट जो है हमारा वैसा एडिशनल कंपाउंड है जो जनरली सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, लेकिन जब उसको आप पानी में घोलेंगे, है ना, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो वो कम्प्लीटली अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा डबल सॉल्ट है इन सॉल्यूशन स्टेट दे लूजेस दियर प्रॉपर्टी, मतलब वो अपना प्रॉपर्टी जो है कम्प्लीटली लूज कर देता है। जितने भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो है वो टूट जाते हैं अपने आयंस में। तो अगर वैसा कोई भी एडिशनल कंपाउंड है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो है वो अब कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट और डबल कंपाउंड। क्लियर है? तो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि ये जो हमारा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है हमारा है, जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो ये कम्प्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो K+, है ना, फिर Cl- और फिर Mg2++2Cl- प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और ये भी देखिए जनरली वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वाटर तो डिजॉल्व होगा नहीं, ठीक है ना। और वाटर डिजॉल्व सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराते हैं। तो ध्यान रहे, पोटेशियम भी अपने आयन में डिसोसिएट हो गया है, मैग्नीशियम भी अपने आयन में डिसोसिएट हो गया है, और क्लोरीन भी अपने आयन में डिसोसिएट हो गया है। क्लियर है? तो डबल सॉल्ट का हमारा जो है सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं, या कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक एडिशनल कंपाउंड होता है। एडिशनल कंपाउंड का 2 टाइप, एक डबल सॉल्ट, एक कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हमारा एडिशनल कंपाउंड का क्या है, एक टाइप है। और बच्चों ध्यान रहे, हम लोग इस चैप्टर में पूरा सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोग अपने चैप्टर पे क्या आ चुके हैं, अपने चैप्टर के नाम पे आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ तो बच्चों देखा जाए क्या होता है डिफिनेशन हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कहा जाता है कि एन एडिशनल कंपाउंड्स विच कंटेन्स अ सेंट्रल एटम स्लैश केटायन मीन्स और केटायन surrounded by 2 or more anions or neutral molecules and usually retains its identity in solution as well as in solid state is known as complex or coordination compound। कहा जाता है बच्चों कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक ऐसा एडिशनल कंपाउंड है जो जिसमें एक सेंट्रल एटम होते हैं, और सेंट्रल एटम के रूप में केटायंस भी हो सकते हैं, है ना। और वो केटायंस और सेंट्रल एटम जो है क्या 2 और मोर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, यानी कि जुड़े हुए होंगे, एक साथ होंगे। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सॉलिड स्टेट में हो या सॉल्यूशन स्टेट में, दे रिटेन्स दियर आइडेंटिटी, मतलब उनका वह जो है अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। तो वैसे कोई भी कंपाउंड्स होंगे जो एक सेंट्रल एटम या केटायन के साथ 2 और मोर एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए होंगे, और वो कभी भी चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या सॉल्यूशन फॉर्म में हो, दे नेवर लूजेस देयर आइडेंटिटी। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मीन्स क्या है इसका कहने का मतलब क्या है कि वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एक डबल सॉल्ट होता है,
और जो भी कंपाउंड्स होते हैं जब उसको वाटर में हम लोग क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं तो वह कम्प्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो हमारा कम्प्लेक्स आयन होगा कम्प्लेक्स सॉल्ट होगा या कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो कभी भी पूरा अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा। जस्ट आप देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN का होल 6। सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये एक एक्वा सॉल्यूशन में है, इसमें हम लोगों ने वाटर को डाल दिया है। तो जब हम लोगों ने वाटर में इसको डिजॉल्व किया तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हुआ 4K प्लस FeCN का होल 6 4-। अब ये अपना आइडेंटिटी लूज करता, लेकिन तब जब K अपने आयनों में डिसोसिएट होता, साथ साथ Fe भी हो जाता और साथ साथ हमारा साइनाइड भी हो जाता यानी कि CN। अगर ये सारे अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते तो हम कहते हैं क्या कि ये जो हमारा एडिशनल कंपाउंड है वो कम्प्लीटली अपना क्या किया आइडेंटिटी लूज कर गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कम्प्लीटली अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इसमें कंसिस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे कंसिस्टेंट एलिमेंट जो है हमारे आयन में डिसोसिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट और एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट। सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है जब उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने आयनों में डिसोसिएट होंगे। तो आयनों में डिसोसिएट होने के बाद कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड कितना प्रकार का कम्प्लेक्स आयन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी के लिए हम लोग एक छोटा सा टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मतलब एक छोटा सा हमारा क्या है एक लाइन है, एक सेंटेंस है जिसके द्वारा हम लोग इन सारी बातों को क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स आयंस आर फाउंड इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा हमारा उसमें 3 प्रकार के कम्प्लेक्स आयंस पाए जाएंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है कि जब उसको हम लोग सॉल्यूशन स्टेट में लाएंगे तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट होगा। तो आयनों में डिसोसिएट होने के बाद जो है वो कम्प्लेक्स आयन कितने प्रकार के कम्प्लेक्स आयन वो प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, इस बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि जब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा और उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो 3 प्रकार का कम्प्लेक्स आयन क्या कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला एक तो सिंपल कैटायन होगा और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन होगा। एक सिंपल कैटायन और प्लस कम्प्लेक्स एनायन मतलब क्या है इसका। सिंपल कैटायन हम लोग कैसे आयंस को सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों में जो है डिस्टिंग्विश करना वो बहुत आसान है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आसानी से जो है आप इसमें अंतर जो है देख पाएंगे। तो आप देखें ध्यान से, हम लोगों का यहाँ जो कंपाउंड जो दिख रहा है यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया K4FeCN का होल 6 के बारे में, तो 4K प्लस FeCN का होल 6 4-। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसको हम लोग 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक कि ये जो हमारा बिग ब्रैकेट है यानी कि बड़ी जो ब्रैकेट है इसके बाहर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं और इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो कभी भी जो हमारा कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो कंपाउंड जो डिसोसिएट होगा वो दो तरीके से, एक तो हमारा जो बिग ब्रैकेट होगा वो उस पर कुछ चार्ज आएगा डिसोसिएशन के बाद, और एक जो बिग ब्रैकेट के बाहर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन पर कुछ चार्ज आएगा, है ना, आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी there are three types of complex ions are found in complex compound. First, simple cation प्लस 1 कम्प्लेक्स एनायन। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है क्योंकि ये जो हम लोगों ने पहला देखा 1 सिंपल कैटायन प्लस 1 कम्प्लेक्स एनायन, ये इस टॉपिक का ही क्या है एग्जांपल है। तो जब हम लोगों ने इसे सॉल्यूशन स्टेट में लाया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिग ब्रैकेट में जो भी होगा वो कम्प्लेक्स पार्ट होगा हमारा। बिग ब्रैकेट में जो भी होगा वो क्या होगा हमारा कम्प्लेक्स पार्ट होगा। तो कॉमन सी बात है कि जो बिग ब्रैकेट में नहीं होगा वो हमारा सिंपल आयन होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4K प्लस को हम लोगों ने कहा सिंपल कैटायन और जो बिग ब्रैकेट में उसको क्या कहा कम्प्लेक्स एनायन। तो हमारा कम्प्लेक्स एनायन के रूप में चूँकि ये हमारा कंपाउंड है
और ये एक सिंपल केटायन के रूप में ये हमारा एलिमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि K4FeCN का होल 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल केटायन प्लस 1 कम्प्लेक्स एनायन। हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं इसका, 1 कम्प्लेक्स केटायन प्लस 1 सिंपल एनायन। मतलब अब जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि एक तो कम्प्लेक्स केटायन हो सकता है और दूसरा एक सिंपल एनायन हो सकता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, है ना, कि हमारा एक सिंपल एनायन और कम्प्लेक्स केटायन, तो बड़ा आसान सा ये हमारा एग्जांपल है। CuNH3 का होल 4 SO और SO4 को हम लोग देख पा रहे हैं। तो जब इसको हम लोग सोल्यूशन स्टेट में हम लोगों ने लाया तो यहाँ पर क्या मैंने कहा कि एक पार्ट जो हमारा ब्रेक होगा वो बड़ी ब्रैकेट के रूप में, और दूसरा पार्ट जो ब्रेक होगा वो एक सिंपल जो हमारा बड़ी ब्रैकेट के जो बाहर में जो हमारे एलिमेंट्स या जो भी स्पेसीज हैं, है ना, कंपाउंड्स हैं, वो डिसोसिएट होंगे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये पार्ट जो है हमारा क्या डिसोसिएट हुआ केटायंस में, और अदर पार्ट डिसोसिएट हुआ एनायंस में। और जनरली हम लोग जानते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो जनरली केटायंस में डिसोसिएट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो जनरली एनायन में डिसोसिएट होता है। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, एक कम्प्लेक्स केटायन का और एक सिंपल एनायन का। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है वो डिसोसिएट हुआ है एक कम्प्लेक्स केटायन के रूप में और दूसरा एक सिंपल एनायन के रूप में। हाँ, तो हम लोग अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तो जब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम लोग सॉल्यूशन स्टेट में लाएंगे तो तीसरा बात हो सकता है क्या कि वह कम्प्लेक्स हमारा कंपाउंड जो है आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट मीन्स इन सॉल्यूशन स्टेट, दे मे गिव 1 कम्प्लेक्स केटायन प्लस 1 कम्प्लेक्स एनायन। मतलब यहाँ पर हमारा केटायन भी कम्प्लेक्स पार्ट होगा और एनायन भी हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट ही होगा। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि बहुत आसान सा ये टर्म है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पार्ट पहले होता है वो केटायन के रूप में डिसोसिएट होता है और जो पार्ट बाद में होता है वो हमारा क्या एनायन के रूप में डिसोसिएट होता है। तो ये हमारा कम्प्लीटली क्या है, एक कम्प्लेक्स सॉल्ट है। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्यूशन स्टेट में लाया तो CuNH3 का होल 3 प्लस के रूप में ये डिसोसिएट हुआ, जो कि हमारा एक कम्प्लेक्स केटायन है। और C2O4 का होल 3 माइनस के रूप में ये डिसोसिएट है, जो कि हमारा क्या है, कम्प्लेक्स एनायन है। तो मैंने बताया था कि आपको कि अगर बिग ब्रैकेट के रूप में कोई भी हमारा स्पेसिस लिखा हुआ होता है तो हम कहते हैं क्या कि वो क्या है, हमारा कम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एग्जांपल को कि हमारा यहाँ पर इन सॉल्यूशन स्टेट केटायन भी कम्प्लेक्स है और एनायन भी क्या है, कम्प्लेक्स है। अब कुछ हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो किसी भी हाल में केटायन और एनायन में डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है ना, केटायन एनायन में डिसोसिएट नहीं होंगे आफ्टर इवन डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन और डिजॉल्विंग इन वाटर। क्लियर है। तो कुछ हमारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे NaCO का होल 4, CuGly का होल 2, Gly को हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं, NaDMG का होल 2, DMG का फुल फॉर्म डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि सॉल्यूशन स्टेट में कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरह के आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3, क्योंकि चौथा जो हमारा न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है, न्यूट्रल नाम से ही स्पष्ट है कि उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चों कि यहाँ जो भी हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयंस या जो भी हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हमारे बिग ब्रैकेट में ही हैं। और हम लोग जानते हैं कि बिग ब्रैकेट के अंदर वाले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा हमारा स्पेसीज है जो सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो हम लोग बड़ी साफ सुथरे शब्दों में कह सकते हैं कि दे विल बी आवर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दे नेवर डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन इवन इन सॉलिड स्टेट और इवन इन सॉल्यूशन स्टेट और लिक्विड स्टेट। क्लियर है। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। और हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को भी क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा है
जितने बातों के बारे में हम लोगों ने वहाँ देखा है कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उन सारी बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में और भी बातें जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को पढ़ना होगा बच्चों। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, है ना। जो कि सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोगों ने देख लिया पहले से ही कि जो हमारा एक पार्ट होगा बच्चों वो बिग ब्रैकेट के अंदर में होगा और दूसरा पार्ट हमारा बिग ब्रैकेट के बाहर में होगा। तो हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है, a species which is constituted by a central metal atom or ion bonded to fixed number of anions or neutral molecules are known as coordination entity और coordination sphere। मतलब ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है वो फिक्स नंबर ऑफ एनायन के साथ क्या होंगे, फिक्स नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए होंगे एक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो वैसा जो हमारा पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आर जनरली रिटन इन बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। एकदम क्लियर आप ध्यान से रखिए, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी कह सकते हैं। जनरली कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। एक छोटा सा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो केटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हम लोग बच्चों यहाँ टाइप देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं क्या कि केटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब जो हमारा यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा वो केटायनिक होगा। केटायनिक कहने का मतलब है कि जब उसको आप सॉल्यूशन स्टेट में लाएंगे तो हमारा जो वहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा कि जो पहले लिखा होगा जनरली वो हमेशा उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ जो हमारा CONH3 का होल 6 जो है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में होने के कारण से जो है चूँकि पहले लिखा हुआ है Cl3 बाद में लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन केटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बी हमारा हो सकता है एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कॉमन सी बात है, अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो वो बाद में लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बच्चों कि K4FeCN का होल 6, क्लियर है, K4FeCN का होल 6। तो FeCN का होल 6 ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ये K4 के बाद में लिखा हुआ है। तो कॉमन सी बात है, जब ये हमारा सॉल्यूशन स्टेट में आएगा तो ये पहले डिसोसिएट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस ये बाद में लिखा हुआ है तो इस पर क्या, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो जो होगा वो क्या होगा, एनायनिक होगा। क्या होगा बच्चों, एनायनिक होगा। दूसरा हमारा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रल का कॉमन सा सेंस है कि उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब वो चार्जलेस होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोगों ने ये तो तभी संभव है बच्चों जब कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो। हम लोग एक बड़ा सिंपली इस बात को समझ सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा हुआ हो, या हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो दे मस्ट बी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने बाद में लिखा भी है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म को देख रहे हैं जिसका नाम है बच्चों काउंटर आयंस। क्या नाम है, काउंटर आयंस। तो हम लोग काउंटर आयंस के बारे में बात करते हैं। काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन को हम लोग दूसरे शब्दों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, या हम लोग उसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं कहते बच्चों, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो कहते हैं क्या कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसा पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
काउंटर आयंस कहते हैं। देखो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख रखा है, द स्पेसीज विच इज रिटन आउटसाइड द रीजन ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा वह पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, आउटसाइड द रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड रीजन में जो भी हमारा स्पेसीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर आयंस कहेंगे, और उसी को हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि K4 FeCN का होल 6, ये जो हमारा एग्जांपल है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने FeCN का होल 6 लिखा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड रीजन में जो भी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन स्फीयर, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ, complex compound is always made of coordination entity plus counter ions। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा बच्चों हमारा, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयंस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद ही हम लोग का क्या बन सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ध्यान रहे। लेकिन एक सिंगल एक्सेप्शन भी है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का केस, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग अब अपने अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लिगेंड। तो लिगेंड को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, लिगेंड मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी होता है, विच इज लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम और आयन, जो कि सेंट्रल एटम और आयन के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। मतलब वैसा कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिखा हुआ हो, और वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर लिगेंड्स को हमको पहचानना हो तो हम लोगों को कभी भी उस स्पेसीज को नहीं देखना है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आउटसाइड रीजन में लिखा हुआ है, यानी कि इसके बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं, यानी इसके अंदर में ही सोचेंगे। तो जनरली ध्यान रहे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि Fe हमारा कॉमन सी बात है, मेटल होगा। तो मेटल के अलावा जो भी हमारा स्पेसीज दिखे आपको, मेटल के अलावा जो भी स्पेसीज दिखे, आप बहुत ही मतलब मजबूती के साथ, बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ आप कह सकते हैं कि डैट विल बी आवर लिगेंड। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने देखा Fe को, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा। हमेशा जो हमारा मेटल होगा वो हमेशा एक सेंट्रल एटम होगा, ठीक है ना। और उसके अलावे जो भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या कोई भी एटम या आयंस लिखा हुआ हो एक्सेप्ट मेटल, तो डैट विल बी आवर व्हाट, लिगेंड। क्या होगा वो बच्चों, हमारा लिगेंड कहलाएगा। अब देखिए कुछ टर्म हम लोग लिख रहे हैं लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जो लिगेंड जो जुड़ा हुआ होता है वो किस बॉन्ड के साथ, किस तरह के बॉन्ड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने क्लियर कहा है यहाँ पे कि लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब जुड़ा होना, लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, द लिगेंड एटम विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग एटम। मतलब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अगर लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी कि लिगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किसको दिया होगा, सेंट्रल एटम को दिया हुआ होगा। तो वो जो हमारा लिगेंड है, और लिगेंड में जो एटम अपना लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल एटम और आयन को देता है, तो वह एटम जो है हमारा क्या कहलाएगा,
कोऑर्डिनेटिंग एटम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं CONH3 का होल 6। यहाँ पर NH3 हमारा एक न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स है जो कि कोबाल्ट के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर NH3 कैसे बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कोबाल्ट के साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई एक स्पेसीज जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो सीधे सीधे दूसरे एटम को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के पास ओनली सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही बच्चों, तो जो कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन के पास जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन तो किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। बचा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है। और सिर्फ यहाँ बॉन्ड कितना बनाया है बच्चों, 3, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर जो है उसके पास अभी भी अनशेयर्ड है, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। तो ये जो नाइट्रोजन एटम होता है वो अपना लोन पेयर जो है, ये जो नाइट्रोजन एटम होता है ये अपना लोन पेयर जो है कोबाल्ट को दे करके जो है नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारा अमोनिया जो लिगेंड है, NH जो लिगेंड है, उसमें N जो है क्या है, कोऑर्डिनेटिंग स्पेसीज है, कोऑर्डिनेटिंग एटम है। तो बच्चों मुझे पूरा आशा है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से, आपके लाइक करने से वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिलती है। चलिए बच्चे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और साथ साथ लाइक करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का हो या बायोलॉजी का हो, कोई भी सब्जेक्ट का जब वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को सीधे सीधे नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंच जाए और उस वीडियो का आप मज़ा ले पाएँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।